Good morning, students. How are you? Students, in last video we have discussed about C4 plants, and in this video I am discuss about photorespiration. Photorespiration, it is the light dependent process of oxygenation of RUBP and release of carbon dioxide by the photosynthetic organ of plant. देखो बच्चों, अब तक आपने ये सुना था कि जो प्लांट्स हैं वो CO2 को क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं और बदले में हमें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं. यही पढ़ते हैं, CO2 इन एंड ऑक्सीजन इन आउट. लेकिन आपको ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 21% है. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 2-3% से लेकर 21% तक वैल्यू को बढ़ा देती है. लेकिन जब प्लांट्स 21% तक की ऑक्सीजन को बढ़ा चुके होते हैं तो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और उस टाइम पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. रिजल्ट क्या होगा कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन का कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहा है, बाइंडिंग करना स्टार्ट कर रहा है. किसके साथ, रुबिस्को एंजाइम के साथ. ठीक है, तो रुबिस्को, RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, हमने एक एंजाइम पढ़ा था, उसके साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, फॉस्फोग्लिसरेट, एसिटिक एसिड एंड ग्लाइकोलेट हमारे सामने बन जाएगा. ठीक है, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन प्लांट ही यूज़ कर रहा है, तो ये इसका एक लिमिटेशन पॉइंट आ जाता है जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं. कई बार इस साइकिल को C2 साइकिल भी कहा जाता है. क्लियर बच्चों, और ये पाथवे सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल में होता है. ठीक है, कभी भी C4 में नहीं होता. और इसके लिए कौन कौन सी ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, और ये कंप्लीटली मेसोफिल सेल के अंदर डन हो जाता है. क्लियर बच्चों, अब हम डिफरेंस करते हैं बिटवीन C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स में. C3 प्लांट्स के पास क्या आपने क्रैंच एनाटॉमी को पढ़ा था, नो. C4 प्लांट में थी, राइट. फोटो रेस्पिरेशन अकर ओनली इन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर. यहाँ पे रुबिस्को इज द फर्स्ट रिसेप्टर ऑफ CO2, यहाँ पे PEP इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2. क्लियर बच्चों, यहाँ पर रुबिस्को C3 प्लांट्स में फर्स्ट एक्सेप्टर है, C4 प्लांट में फोस्फोइनोल पायरुवेट PEP. क्लियर, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट एसिटिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सलेट एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है. C3 साइकिल हर क्लाइमेट्स के प्लांट्स में होती है, ये सिर्फ ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होती है. मेसोफिल सेल परफॉर्म कंप्लीट फोटोसिंथेसिस. मेसोफिल सेल परफॉर्म ओनली इनिशिएशन फिक्सेशन, फिर बंडल ऑफ शीट में डन होती है, वापस कंप्लीट फाइनल कहाँ होती है, मेसोफिल सेल में ही हो जाती है. वो वापस से वही इसका इनिशिएशन एंड रीजनरेशन पॉइंट सेम हो जाता है. क्लियर बच्चों, स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. लाइट. As light intensity increase, rate of photosynthesis also increase until light saturation point. एक मतलब हर एक पॉइंट, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसका एक सेचुरेशन पॉइंट होता है. सेचुरेशन पॉइंट्स मीन्स अब उससे आगे नहीं हो सकता. ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी जरूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विद इंक्रीज, जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा. टिल कंपनसेशन पॉइंट. कंपनसेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे CO2 एंड ऑक्सीजन का लेवल इक्वल आ जाता है, उस पॉइंट को हमने कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं. उसके बाद स्टॉप हो जाती है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती. फिर अब कह रहा है टेम्परेचर, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली, बट एट हाई टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है. क्यों, क्योंकि एंजाइम डी नेचर हो जाता है, अपना
एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डीनेचुरेशन मीन्स उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और जिससे डार्क रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब वाटर कह रहा है, ड्यू टू द इंक्रीज इन वाटर rate of photosynthesis does not increase proportionally as after saturation. No more water is required during photosynthesis. देखो बच्चों, लाइट जरूरी है, हाई लाइट में होगी लेकिन सेचुरेशन पॉइंट की बात नहीं होगी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से टेम्परेचर और इसी तरह से वाटर। ठीक है, वाटर नेसेसरी है बट हाई अमाउंट में वाटर अफेक्ट करता है, सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? ये हमारे फैक्टर्स थे फोटोसिंथेसिस के। अब एक लास्ट लिमिटिंग फैक्टर रह गया हमारा। जो लिमिटिंग फैक्टर है वो किसने दिया था? ब्लैकमैन्स ने, इसलिए इसका नाम ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट will be determined by the factor which is nearest to its minimum value. It is the factor which directly affect the process if its quantity is change. आपको समझ में आया ये क्या कह रहा है? मैं बताती हूँ अभी। देखो बच्चों, इसने कहा है कि जितना मान लो CO2 है, हमारे पास 6 CO2 है, चलो और प्लस में 6 H2, तब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे सनलाइट भी चाहिए हमें, और देखो CO2 चाहिए इनिशिएशन फैक्टर, H2O चाहिए और सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, ये हमारा इनिशिएशन फैक्टर है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं तो, और यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल भी ओके एंड सनलाइट भी ओके। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेंगे? एक सिंगल मॉलिक्यूल्स बनने के लिए हमारे पास 6 H2O चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 CO2 ही काम आएंगे, बाकी के 12 CO2 काम नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू वाटर की ये है। इस मिनिमम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इस मिनिमम वैल्यू को इन्होंने ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहा गया। कोई भी रिएक्शन है वो अपने मिनिमम फैक्टर में ही डिपेंड करती है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ठीक है, क्लियर बच्चों? नाउ स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और बस मैं आपकी PDF भी भेज दूंगी क्वेश्चन आंसर की। आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं और इसके नोट्स भी बनाने हैं एंड इन वीडियोस को अच्छे से देखना भी है और लाइव क्लास भी अटेंड करनी है। जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे वो अटेंड करना स्टार्ट कर दे। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।